हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सेगमेंटेड मार्केट्स थ्योरी। ये टॉपिक टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट से लिया गया है और टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट के सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द सेगमेंटेड मार्केट्स थ्योरी इज ऑल्सो is known by various names such as institutional theory, hedging theory और segmentation theory। ये जो थ्योरी है इसको अलग अलग नामों से भी पेपर में आ सकती हैं, जैसे institutional theory एक्सप्लेन करो या hedging theory एक्सप्लेन करो या segmentation theory एक्सप्लेन करो। इसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। अब ये थ्योरी कहती क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन्वेस्टर्स आर मच एवर्स टू रिस्क। इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी जो है काफ़ी अलर्ट रहते हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेस रिस्की बनाना चाहते हैं। ठीक है, दे आर मच एवर्स टू रिस्क के लिए काफ़ी ओपन है वो, मगर हर कोई इन्वेस्टर चाहता है कि वो अपना रिस्क कम से कम करे। ठीक है, समझ की बात। सो दे hedge against the risk by matching the maturity of their assets with that of their liabilities। तो अपने रिस्क को कम करने के लिए अपने जो जितने भी जो मेच्योरिटी ऑफ देयर एसेट्स है, अपने एसेट्स की जो मेच्योरिटी है उसको मतलब अपनी लाइबिलिटीज़ से कंपेयर करते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारी मेच्योरिटी कितनी है और हमारे एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी है, उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इफ़ द मेच्योरिटी ऑफ एन इन्वेस्टर्स एसेट्स, जो इन्वेस्टर्स के एसेट्स की जो मेच्योरिटी है, इज़ लार्जर देन दैट ऑफ हिज लाइबिलिटीज़। अगर जो एसेट्स हैं वो लार्जर हैं और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कम है, ठीक है, ही इनकर अ कैपिटल लॉस व्हेन ही इज़ फोर्स टू सेल हिज एसेट्स बिफोर दे आर ड्यू टू रिडिम्पशन। अगर उसने अपने एसेट्स को टाइम से पहले ही बेच दिया, मेच्योरिटी से पहले ही बेच दिया, तो उसे लॉस होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द मेच्योरिटी ऑफ एन इन्वेस्टर्स एसेट इज शॉर्टर देन दैट ऑफ हिज लाइबिलिटीज़, ही रन्स द रिस्क ऑफ इनकम लॉस। अगर दूसरी तरफ उसके जो एसेट्स हैं, इन्वेस्टर्स के जो एसेट्स हैं वो कम है, दे आर शॉर्टर देन दैट ऑफ हिज लाइबिलिटीज़, उसकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है और जो उसके एसेट्स हैं वो कम है। लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होने पे वो क्या करेगा? अपने एसेट्स को बेचेगा और पहले लाइबिलिटीज़ को पूरा करेगा। समझ की बात। ये चीज़ मैंने केन्स की थ्योरी में भी बताई थी आपको कि आप सारे के सारे पैसे से अपने बॉन्ड्स खरीद के बैठ जाते हो, तो जब भी आपको रोज़ का खर्चा निकालना है तो बॉन्ड्स तो बेचने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ खर्चे हैं आपके। इन ऑर्डर टू अवॉइड द टू काइंड्स ऑफ रिस्क, इन्वेस्टर्स मैच द मेच्योरिटीज़ ऑफ देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की मेच्योरिटी देखेंगे। समझ की बात। अब इस थ्योरी की एजम्पशंस क्या हैं? दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। पहली एजम्पशन, एसेट्स ऑफ डिफरेंट मेच्योरिटीज़ आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। जो पिछली थ्योरी एक्सपेक्टेशन थ्योरी कराई थी वो मैंने उसमें एजम्पशंस बताई थी कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स तो नहीं है, मगर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यील्ड। ठीक है, बट यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। शॉर्ट टर्म मेच्योरिटीज़ जो है वो अलग हैं और जो भी लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज़ है, डिफरेंट मेच्योरिटीज़ की जो है वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक है, मतलब आप इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं मार पाओगे। मार्केट्स of assets of different maturities are divided into separate segments। तो जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ मार्केट है वो अलग है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ मार्केट जो है वो अलग है। ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में सेगमेंटेड हुई पड़ी है मार्केट्स, इसलिए इसको सेगमेंटेड थ्योरी भी कहा जाता है। थर्ड, interest rates of one type of asset in every market are determined by their demand and supply, which in turn affect the yield to maturity। सिंपल वर्ड्स में हर एक मार्केट में शॉर्ट टर्म जो मार्केट है उसमें रेट क्या चलेगा और लॉन्ग टर्म मार्केट में रेट क्या चलेगा, वो उसके डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। और जो रेट होगा वो मेच्योरिटी के हिसाब से भी, तो जो रेट होगा वो मेच्योरिटी को भी असर डालेगा। फिर नेक्स्ट, देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर। फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा उसके लिए अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी की। द सेगमेंटेड markets theory holds that short term and long term interest rates are determined in several separated और segmented markets। तो जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है वो सेगमेंटेड हुआ पड़ा है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके से जो है वो तय होता है। ये नहीं कि जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है वो लॉन्ग टर्म को असर डालेंगे, ऐसा ये थ्योरी नहीं कहती। ये कहती है कि मार्केट सेगमेंटेड है, अलग अलग है, और अलग अलग मार्केट्स जो हैं शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म की, वो अपना जो यील्ड है, इंटरेस्ट रेट है, वो अलग अलग तय करती हैं डिमांड सप्लाई के हिसाब से। सम इन्वेस्टर्स प्रेफर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ while other investors such as insurance companies
प्रेफर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। कुछ इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज चाहिए और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज चाहिए। दीज सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट मेच्योरिटीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज इन द मार्केट। तो ये जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी वाले जो सिक्योरिटीज़ हैं ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। पुरानी थ्योरी कहती थी ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। समझ गए बात। कंसिक्वेंटली द यील्ड कर्व इज द रिजल्ट ऑफ द सेवरल डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स फॉर डिमांड एंड सप्लाई फॉर सिक्योरिटीज़ ऑफ डिफरेंट मेच्योरिटीज़। तो जो भी यील्ड कब होगी वो इनको मिला के बनेगी कि अलग अलग सिक्योरिटीज़ के जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स हैं वो किस हिसाब से हैं। ठीक है, उसको मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। गिवन द डिमांड फॉर सिक्योरिटीज़, इफ़ द सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ इज़ लेस देन द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गिवन द डिमांड फॉर सिक्योरिटीज़, अगर डिमांड सिक्योरिटीज़ की गिवन है, इफ़ द सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ इज़ लेस देन द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की सप्लाई क्या है? लेस, कम है, और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की डिमांड क्या है? ज़्यादा है। ये बात याद रखना। द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट विल बी हायर देन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सप्लाई क्या होगी? कम होगी। समझिए बात, शॉर्ट टर्म में सप्लाई कम होगी, किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वही थ्योरी को यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म की सप्लाई कम है तो उसके जो रेट्स होंगे, इंटरेस्ट रेट्स होंगे, वो ज़्यादा होंगे। अगर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की डिमांड जो है नॉर्मल लेके चल रहे हैं हम तो, ठीक है। इन दिस सिचुएशन द यील्ड कर्व will slope downward to the right as shown in the given figure। अगर फिगर देखते हो, मैंने सबसे ये जो फिगर ए है इसमें शॉर्ट टर्म, बी में लॉन्ग टर्म, और यहाँ पे जो सी है जो यील्ड कर्व दिखा रही है इसमें टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन ईयर्स दिया हुआ है। तो एग्जांपल के तौर पे ये जो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हो गई। ठीक है, इनको मिला के मैंने यील्ड कर्व ड्राइव की है। कैसे की है वो मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। और जो यील्ड या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज में, वो वाई एक्सिस पे दिए हुए हैं। इन फिगर ए, DS and SS are the demand and supply curves of the short-term debt respectively, which are in equilibrium at point ES। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई है ऑफ सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म के लिए, ये आपस में कहाँ पे कट रही हैं? ES कर्व पे, ये इक्विलिब्रियम है। समझ की बात है, ये ES कर्व पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से 6% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, दस they determine 6% equilibrium interest rate on short term securities। तो short term securities पे जो interest rate है वो 6% determine हो गया। ठीक है, अब इन फिगर बी फिगर में देखें तो DL and SL are the demand and supply curves respectively for long term debts which determines 5% equilibrium interest rates at इक्विलिब्रियम पॉइंट EL ऑन द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं वो EL इक्विलिब्रियम पे हो रही है, और इसके सामने 5% रेट डिटर्मिन हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट कम है। समझ के बाद इस सिचुएशन के हिसाब से जब जो मैंने अभी बताई थी कि शॉर्ट टर्म में सप्लाई कम हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में अगर डिमांड ज़्यादा है तो, ठीक है, दीज इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड द डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व वाई इन फिगर सी। तो इस इंटरेस्ट रेट की वजह से शॉर्ट टर्म 1 साल का इंटरेस्ट रेट इतना है, लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट इतना है, इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो यील्ड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आई। समझ की बात। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो और लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट कम हो, उसकी जो यील्ड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ऐसा इस थ्योरी का मानना है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी तरफ चलेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, given the demand for securities, when the supply of securities is greater than the demand for them, the short term interest rate will be lower than the long term interest rates। तो अगर उनकी डिमांड, दोबारा से बताता हूँ, when the supply of short term securities, जो short term securities की सप्लाई बढ़ गई, जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? उनकी डिमांड उतनी है, सप्लाई बढ़ गई तो उनका रेट गिर जाएगा ना। तो इसमें उस सिचुएशन से उल्टा है। उल्टा ये कहता है कि अगर शॉर्ट टर्म में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से 4% रेट आ रहा है और लॉन्ग टर्म में जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% आ रहा है, तो 1 साल में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, 2 साल में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ठीक है, 5% लॉन्ग टर्म में। तो ये जो यील्ड कर्व है ये तो अपवर्ड स्लोपिंग ही जाएगी ना, तो उससे टोटली अपोजिट है ये। इन सच सिचुएशन द यील्ड कर्व विल स्लोप अपवर्ड टू राइट एज शोन इन द गिवन फिगर। तो गिवन फिगर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, तो इसका जो है एक्सप्लेनेशन हल्का फुल्का आपको लिखना पड़ेगा जैसा कि मैंने लिखा हुआ है नीचे। तो सेम डायग्राम है। इन फिगर ए, DS and SS curves determine 4% short term equilibrium interest rate at point
ES मतलब डिमांड और सप्लाई यहाँ कट कर रही है, ES पे इन्होंने डिटरमिन कर लिया कि भाई 1 साल के लिए अगर देखें तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर। सिमिलरली फिगर बी कहती है, ये वाली फिगर, कि डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म एंड सप्लाई ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ ये, और इक्विलिब्रियम EL पे और 5% को डिटरमिन करती है। द DL एंड SL कर्व्स डिटरमिन 5% लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट्स एट पॉइंट EL। दीज इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व Y, जो यील्ड कर्व है, जो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, जो पॉइंट C में होगी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। Thus, according to the segmented market theory, ये segmented का मतलब है कि segments बने हुए, शॉर्ट टर्म के अलग segment है, लॉन्ग टर्म के अलग segment है। The market rates on securities of different maturities are determined by separate conditions of demand and supply in each maturity। हर एक maturity का demand and supply अलग है, तो demand and supply अलग होने की वजह से उनके जो rates हैं वो भी अपनी अपनी demand and supply पे depend करते हैं, ठीक है। Across the maturity spectrum there are a number of separate markets। अगर maturity के हिसाब से देखें तो separate markets हैं, ठीक है। असल ज़िंदगी में इसको short term, mid term, long term ऐसे अलग अलग markets हैं, और हर एक market जो है वो अपने demand and supply के हिसाब से जो रेट तय करती है, और जो भी वो रेट तय करती है उसी हिसाब से यील्ड कर्व जो है ड्राइव होती है, ठीक है। अब इस थ्योरी के हिसाब से चलें तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। द पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस थ्योरी आर दैट इफ द गवर्नमेंट विशेस टू रिप्लेस अ गिवन अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, अगर सरकार का जो लॉन्ग टर्म डेट है उसको वो रिप्लेस करना चाहती है बाय शॉर्ट टर्म डेट, इट विल बी सक्सेसफुल इन ट्विस्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। सरकार शॉर्ट टर्म से इसको जो है सब्स्टिट्यूट कर सकती है, मगर उसके अंदर सरकार को इंटरेस्ट रेट को ट्विस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ फिगर है, फिगर भी जो Y एक्सेस है उस पर यील्ड परसेंटेज में दिया हुआ है, और X एक्सेस पे शॉर्ट टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट, जो टर्म ऑफ डेट है वो दिया हुआ है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ उसको। DS एंड DL आर द डिमांड कर्व्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। मैंने ये उल्टा लिख दिया, मुझे पहले शॉर्ट टर्म लिखना चाहिए था, फिर लॉन्ग टर्म लिखना चाहिए था, ठीक है। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो मुझे यहाँ पे DL लिखना है और यहाँ पे DS लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने DL मतलब लॉन्ग टर्म के लिए डिमांड और DS बाद में लिखा है शॉर्ट टर्म के लिए, जो डिमांड कर्व्स हैं, जो डिमांड फॉर डेट है वो बनाई हुई हैं, विच आर लेस देन परफेक्टली इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू यील्ड रेट्स एज शोन बाय फिगर A एंड B। मतलब ये जो डिमांड कर्व्स हैं ये लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, मतलब परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, ये नॉर्मल डिमांड कर्व्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों बनाई हुई हैं। दिस इज़ बिकॉज द टू टाइप्स ऑफ डेट्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, इसी वजह से ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं बनाए, जैसे पिछली थ्योरी में मैंने बनाए थे। पिछली थ्योरी जो आपके साथ एक्सप्लेन की थी उसमें मैंने परफेक्टली इलास्टिक बनाए थे, क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स थे। सपोज दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू रिटायर, गवर्नमेंट्स को रिटायर करने हैं, अपने डेट को जो है चुकाना है, BL1 ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। BL मतलब पहले इतना डेट लिया हुआ था सरकार ने, ठीक है, इतना डेट लिया था, अब सरकार चाहती है कि वापस कर दें। उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होता था, अब सरकार चाहती है कि पहला जो डेट है उसको रिटायर कर दे, मतलब जो लोगों से कर्जा लिया हुआ है, जो बॉन्ड्स बेच के उसको वापस ले ले, तो ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना चला जाएगा, समझ की बात। तो एंड रिप्लेस इट विद BS1 BS, मतलब शॉर्ट टर्म में जो लोगों को इतना दिया हुआ है उसको ज़्यादा देना चाहती है, और सरकार बॉन्ड्स को देना चाहती है, सिक्योरिटीज़ को, मतलब लोगों को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू और ज़्यादा बेचना चाहती है शॉर्ट टर्म में। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था शॉर्ट टर्म का, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है शॉर्ट टर्म की, सरकार और ज़्यादा शॉर्ट टर्म में कर्जे ले रही है, तो सप्लाई बढ़ जाती है, तो रेट तो अपने आप ही गिर जाएगा ना, समझ की बात। तो अब नोटिस दैट द स्प्रेड बिटवीन द रेट्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो जब आप देखोगे इनमें जो स्प्रेड था, ये जो स्प्रेड था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का, जब सरकार ने लॉन्ग टर्म के कम कर दिए कर्जे और शॉर्ट टर्म के ज़्यादा कर दिए, तो जो गैप था इसमें इंटरेस्ट रेट्स में वो भी काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। When the government substitutes long term debt by short term debt, the supply of long term debt is reduced from SL to SL1 and the long term interest rate rises from RL to RL1 as shown in figure B। पहले जो मैं आपको बताता हूँ पहली सिचुएशन, तो पहले ये डिमांड था और ये सप्लाई थी, ठीक है। सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो भी सप्लाई थी वो कम कर दी। जब सप्लाई कम करेंगे तो क्या होगा, जब सरकार सप्लाई कम करती है तो ये सप्लाई इस साइड चलेगी, और जब भी सप्लाई इस साइड जाएगी सप्लाई कम हो जाएगी, तो पहले जो रेट था उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो परसेंटेज में यील्ड या रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है वो बढ़ गई है, समझ की बात, यही चीज़ बताई गई है।
On the other hand, the supply of short-term debt increases from SS to SS1, which brings a fall in the short-term interest rates from RS to RS1 as shown in the figure A. तो पहले मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. पहले हमारा ये डिमांड फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ थी, ये सप्लाई थी और हमारा इंटरेस्ट रेट ये था. तो सरकार ने शॉर्ट टर्म के लिए और ज़्यादा कर्जे ले लिए और ज़्यादा बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ बेची शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी. सप्लाई बढ़ने की वजह से इसका रेट गिर जाएगा. तो ये जो गैप था RS1 में और ये जो गैप है RL1 में, ये जो गैप है ये कम होता जा रहा है. समझ की बात. तो ये चीज़ पे ये थ्योरी फोकस करती है. नोटिस दैट द फॉल इन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इज़ लेस देन राइज. जो फॉल हुआ है लॉन्ग टर्म, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो फॉल हुआ है वो कम है और जो लॉन्ग टर्म में इंक्रीज आया रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो ज़्यादा है. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. अनदर इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी इज़ दैट द सेंट्रल बैंक कैन अफेक्ट द यील्ड्स to maturity of securities or the term structure of interest rates by permitting the relative supplies of long term and short term securities. तो एक और implication ये कि सेंट्रल बैंक जो है yields को असर डाल सकता है अगर वो सप्लाई को चेंज करे. यहाँ पे आपने देखा है ना, सिर्फ सप्लाई के चेंज करने से ही पंगा डल गया. डिमांड तो वही है, सप्लाई के चेंज करने से ये सारा का सारा जो है चेंजेस आया. तो सरकार जो सप्लाई है लॉन्ग टर्म के सिक्योरिटीज़ की और शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज़ की, उसको इन्फ्लुएंस करके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको ऊपर नीचे कर सकती है. ठीक है. अब इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट. द सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. तो पहला ग्राउंड क्या है इसका? दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट चेंजेस in preferences for securities of different maturities will alter in the form of yield curve. Simple words में ये थ्योरी ये कहती है कि जो भी प्रेफरेंस में आपका सिक्योरिटी की प्रेफरेंस में चेंज आएगा वो लॉन्ग टर्म की जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को मिला के जो आप यील्ड कर्व दिखा रहे हो उसमें दिखाया जाएगा. ठीक है. आप कभी शॉर्ट टर्म में जा रहे हो, कभी लॉन्ग टर्म में जा रहे हो, किस चीज़ को प्रेफर करते हो उस हिसाब से आपकी यील्ड कर्व ऊपर नीचे हो सकती है. बट इट डज नॉट एक्सप्लेन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ यील्ड्स. जो यील्ड्स का जो स्ट्रक्चर है, यील्ड कर्व, ये तो बना दी इन्होंने यील्ड कर्व ऐसी. यील्ड कर्व शिफ्ट होती है, ऊपर होती है, नीचे होती है, या इस साइड पे ऊपर नीचे जाएगी, कितना इलास्टिसिटी होगी, जल्दी गिरेगी या कम गिरेगी, इस चीज़ को इतना ज़्यादा डीपली इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया. समझ की बात. ये तो सिर्फ ये बताती है शॉर्ट टर्म ये, लॉन्ग टर्म ये, यील्ड कर्व ये. समझ की बात. सेकंड, this theory is based on the assumption that short term and long term interest rates are not related to each other. ये पूरी थ्योरी मान के चल रही है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो हैं एक दूसरे को असर नहीं डालते. बट ऐसा सही नहीं है. बट एम्पिरिकल एविडेंस डज नॉट सपोर्ट इट. इट शोज दैट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स मूव टुगेदर, ऑल टुगेदर, वो इकट्ठे चलते हैं. शॉर्ट टर्म में बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है. व्हेन शॉर्ट टर्म interest rates falls or rise, the long term interest rates move in the same direction. अगर शॉर्ट टर्म में चेंजेस आते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी सेम चेंजेस आते हैं. ऐसा काफ़ी इकोनॉमिस्ट का मानना है. अब ये थ्योरी कहती है शॉर्ट टर्म का कोई लेना देना ही नहीं है लॉन्ग टर्म के, तो वो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना. तो अब इस थ्योरी की कई क्रिटिसिज्म तो हैं, मगर फिर भी ये थ्योरी ठीक ठाक सी है क्योंकि ये अलग अलग जो टर्म की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको अलग अलग मार्केट्स में सेगमेंट कर देती हैं. ठीक है. डिस्पाइट दीज क्रिटिसिजम्स, द सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी इज़ सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस. तो इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस जो हैं, जो बड़े बड़े जो फंड हाउसेज हैं या बड़े बड़े जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो इसके हिसाब से मैच्योरिटीज़ के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनको किस में जाना है. अकॉर्डिंगली कमर्शियल बैंक्स which place emphasis on liquidity deals in short term securities and insurance companies long term securities में डील करती है. तो वो अलग अलग मार्केट के हिसाब से जाती हैं. समझ की बात. तो ये थी आपकी पूरी की पूरी थ्योरी. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी या रिस्क प्रीमियम थ्योरी क्या होती है, उसका भी पूरा डिटेल. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर. बाय बाय.